हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है बालिका शिक्षा की अवधारणा एवं विकास। ठीक है। शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते समय हमने देखा है कि अनेक संदर्भों में असमानता पाई जाती है। एक आवश्यक संदर्भ है बालिका शिक्षा। बालिका को हम समाज में वह दर्जा नहीं दे पाते हैं जो बालकों को देते हैं। प्रत्येक दंपत्ति की लालसा पुत्र प्राप्त करने की होती है। जन्म के बाद बालक बालिका में कुछ लोग भेद करते हैं। लालन पालन में भी भेद बुद्धि रखते हैं। उनकी शिक्षा में भी विषमता दृष्टिगोचर होती है। बालिकाओं को समाज का एक वर्ग पढ़ाना ही नहीं चाहता। अगर पढ़ने भेज भी देता है तो उसे बीच में ही पढ़ाई रोकनी पड़ती है। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं बालिका शिक्षा का विकास। बालिका शिक्षा का विकास देश काल के अनुसार पहले प्राचीन काल में हम देखते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में बालिका शिक्षा की व्यवस्था और विकास किस प्रकार। वैदिक काल से ही ये सार्वभौमिक सत्य और सिद्धांत प्रचलित हैं कि स्त्री जाति पृथ्वी पर नैतिकता, मानवता और सभ्यता के विकास का अपरिमित स्रोत रही हैं। वैदिक काल से ही स्त्री जाति को माता, पत्नी और स्त्री के विविध संबंधों में पूज्य माना जाता रहा है। कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, अर्थात उनका आदर किया जाता है और उन्हें विकसित होने का अवसर दिया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। वैदिक काल में नारी शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। नारियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता प्राप्त थी। ऋग्वेद के आधार पर घोषा, गार्गी, ऐत्री, शकुंतला, उर्वशी, अपाला आदि उस समय की विदुषी महिलाएं थीं। वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी और वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग भी लेती थी, किंतु उनके लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, सह शिक्षा का प्रचलन अवश्य था। बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य रचना और वाद विवाद आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। हम देखते हैं मध्य युग में शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा। मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। मुसलमानों में
पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण अधिकांश बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहती थीं। जनसाधारण की बालिकाएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में मक्तबों में बालकों के साथ केवल थोड़ा सा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थीं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों में ही थी। मुसलमानों के आक्रमण के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई। विदेशी आक्रांताओं की पाशविक प्रवृत्तियों के भय से स्त्रियों ने पठन पाठन बंद कर दिया। बाल विवाह, अनमेल विवाह, सती प्रथा आदि की जंजीरों से बांधकर उन्हें निरीह पशु बना दिया गया। नर और नारी के कार्य क्षेत्र में विभाजन रेखा खींच दी। ये माने जाने लगा कि नारी का कार्य क्षेत्र उसका घर है। नारी विलास का साधन बनकर रह गई। पुरुष कमाता था, स्त्री को उसकी कमाई पर आश्रित रहना पड़ता था। उसकी आत्मनिर्भरता लुप्त हो गई। अब वह पुरुष के सहयोगिनी न रहकर आश्रित हो गई। ब्रिटिश काल में व्यापार करने के लिए डच, डैन, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी इत्यादि आदि आए। इनमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई और धीरे धीरे मुगलों के हाथ से सत्ता उनके हाथ में आ गई, जिससे स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया गया। हंटर, हस्ट्रांग, वुड के घोषणा पत्र आदि के द्वारा बालिका शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों ने, समाज सुधारकों और मिशनरियों ने अपने प्रयासों द्वारा बालिका शिक्षा और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। स्त्री शिक्षा के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, छात्रावासों की व्यवस्था, महिला शिक्षिकाओं और निरीक्षकों की नियुक्ति और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संरचना की गई। अब हम देखते हैं आधुनिक युग में। आधुनिक काल अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बालिकाओं की शिक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। स्वतंत्र भारत गठित आयोगों राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों आदि में स्त्री शिक्षा के लिए अत्यंत सारगर्भित सुझाव प्रदान किए गए, जिससे स्त्री शिक्षा में वृद्धि भी हो रही है। ठीक है छात्रों, आज हमने इन तीनों चारों कालों में बालिका शिक्षा का विकास किया।